हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीणा एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा प्रमुख प्रश्न प्रवृत्तियों और दृष्टिकोण में क्रमशः संविधान के प्रमुख प्रावधानों के संबंध में संविधान सभा के दृष्टिकोण की विवेचना करते हुए क्रमशः मैंने पिछले वीडियो में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की। नीति निर्देशक तत्वों में क्रमशः इन तत्वों का उद्देश्य आर्थिक सामाजिक न्याय की प्राप्ति ही कहा जा सकता है, लेकिन इस संबंध में की गई समस्त व्यवस्था को में स्पष्टता को अपनाने के बजाय अस्पष्टता को बनाए रखना ही उचित समझा गया। उदाहरण के लिए संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के संबंध में 3 वर्ष की समय सीमा प्रस्तावित की थी, लेकिन अंतिम रूप में टीटी कृष्णामाचारी आदि के विचार को अपनाया गया। समय सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है, पृथक्करण के विचार की अभिव्यक्ति मात्र ही पर्याप्त है। संविधान सभा के कुछ मुस्लिम सदस्यों ने एक समान नागरिक संहिता पर आपत्ति की, कहा कि इससे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों पर चोट पहुंची है। श्री मुंशी ने इन आलोचनाओं का उत्तर देते हुए कहा कि संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पहले से ही मान्यता दे रखी है, व्यवस्था उसके ही अनुकूल है। संविधान सभा के प्रारूप में गांधीवादी आदर्शों को कोई स्थान नहीं दिया गया था। इस अभाव की पूर्ति ग्राम पंचायतों, कुटीर उद्योगों, नशाबंदी, कृषि, पशुपालन को प्रोत्साहन आदि की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों में करते हुए की गई। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में स्थान देकर संविधान निर्माताओं ने जनता के सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई और इस प्रकार उन्होंने समाजवादी आदर्शों में अपनी आस्था व्यक्त की, लेकिन वस्तुतः उनमें समाजवादी आदर्शों की अपेक्षा उदारवादी आदर्शों की प्रबलता थी। इसी कारण नीति निर्देशक तत्वों को अवाद योग्य स्थिति ही प्रदान की गई। चौथा का संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति BN राव ने लिखा कि कार्यपालिका के प्रकार का चुनाव नवीन संविधान की रचना में सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था। संविधान निर्माताओं को 3 प्रकार की कार्यपालिका में से किसी एक का चुनाव करना था। ये थी स्विस प्रकार की कार्यपालिका, अमेरिकी प्रकार की कार्यपालिका और ब्रिटिश प्रकार की कार्यपालिका। संविधान सभा के सदस्यों में इस प्रश्न पर मतभेद था। सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य, विशेषतः मुस्लिम सदस्य, स्विस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे। कुछ अन्य शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की आवश्यकता अनुभव करते हुए अमेरिकी ढंग की कार्यपालिका के पक्ष में थे। इस संबंध में सामान्य भावनाओं को व्यक्त करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि हम अब तक प्राप्त अनुभव के प्रतिकूल दिशा में नहीं जा सकते। यह भी सोचा गया कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को संसदीय कार्यपालिका अपनाकर ही रोका जा सकता है। उपयुक्त पृष्ठभूमि में यह निश्चित किया गया कि संघीय कार्यपालिका के 2 अंग होंगे। राष्ट्रपति, जो ब्रिटिश सम्राट की भांति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होगा, और द्वितीय प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, जो वास्तविक कार्यपालिका होगी, जिसके द्वारा संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हुए कार्य किया जाएगा। संविधान सभा में बार बार इस बात को दोहराया गया कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष मात्र होगा और उसे कोई वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त नहीं होगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन। कुछ सदस्यों ने राष्ट्रपति के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन का सुझाव देते हुए कहा कि राज्य के अध्यक्ष को जनता की सामूहिक क्षमता एवं प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए, किंतु सभा के बहुमत ने इसे अस्वीकार करते हुए इसके विरुद्ध 3 तर्क दिए। भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन अव्यवहारिक होगा। इतने बड़े चुनावों को संपन्न करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में चुनाव अधिकारियों की आवश्यकता होगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह था कि इस प्रकार का निर्वाचन संविधान में निहित राष्ट्रपति की शक्ति से मेल नहीं खाता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह बात कुछ अटपटी सी होगी कि राष्ट्रपति को व्यापक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाए और फिर उसे कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी जाए। अतः यह निश्चय किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाए, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी हों, और ये निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संपन्न हो। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर भी संविधान सभा में उग्र वाद विवाद किया हुआ। इनको आलोचना करते हुए अलोकतांत्रिक और संघवाद सिद्धांत के प्रतिकूल कहा। श्री कामत ने इसकी तुलना जर्मनी के बीमर संविधान से की, जिसका लाभ उठाकर हिटलर तानाशाह बन गया। परंतु ए केयर ने
और अन्य ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि समस्त देश में संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखना संघीय सरकार का उत्तरदायित्व है और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं वरन संसद के प्रति उत्तरदायी केंद्रीय मंत्रिमंडल ही करेगा। संविधान सभा वाद विवाद के अध्ययन से ही ये नितांत स्पष्ट है कि संविधान निर्माता ये कभी नहीं सोचते थे कि संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग इतने लंबे समय के लिए और बार बार किया जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो आशा व्यक्त की थी कि इन व्यवस्थाओं को कभी भी कार्य रूप में परिणत नहीं किया जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि व्यवहार में शासन का आचरण संविधान निर्माताओं की आशा के प्रतिकूल ही रहा। संघीय कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सभा में मंत्रियों की योग्यता संबंधी प्रावधानों पर भी पर्याप्त वाद विवाद हुआ। महावीर त्यागी का मत था कि मंत्रियों के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की जानी चाहिए, परंतु सदस्यों को यह सुझाव मान्य नहीं था। प्रशासन में शुद्धता बनाए रखने के लिए श्री कामथ केटी शाह का मत था कि मंत्रियों के लिए नियुक्ति के समय आर्थिक स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक हो, किंतु डॉक्टर अम्बेडकर इस सुझाव की उपादेयता पर संदेह था। संघीय संसद के.एम. पणिक्कर, गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने द्विसदनीय संसद का समर्थन किया, लेकिन मोहम्मद ताहिर ने द्वितीय सदन के प्रावधान का विरोध किया। श्री शिवलाल सक्सेना ने भी ताहिर के इस मत का समर्थन किया। द्वितीय सदन की रचना अप्रजातांत्रिक है और इससे देश की प्रगति में अनावश्यक रूप से बाधा पड़ सकती है। श्री जयप्रकाश नारायण ने भी यही सुझाव दिया कि संसद एक सदनीय बनाई जानी चाहिए। केटी शाह और अन्य सदस्यों ने आशंका व्यक्त की कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत किए जाने पर राष्ट्रपति आलोचना का शिकार हो सकता है, किंतु इसके बावजूद संविधान सभा ने व्यवस्था की कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। सुझाव दिया गया कि द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, लेकिन वैधानिक परामर्शदाता इसके विरुद्ध थे, क्योंकि उस स्थिति में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की भरमार हो जाएगी, ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की संख्या कम हो जाएगी। प्रारूप समिति ने लोकसभा के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार की सिफारिश की और सभा ने इसका व्यापक स्वागत किया, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर कुंजरू जैसे व्यक्तियों ने कहा कि सिद्धांत रूप में वयस्क मताधिकार श्रेष्ठ होते हुए भी भारत की विशेष परिस्थितियों के कारण इस दिशा में धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार प्रारूप समिति ने अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की सिफारिश की। सरदार हुकम सिंह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यदि पृथक निर्वाचन प्रणाली से सांप्रदायिकता को बल पहुंचा है तो स्थान सुरक्षित रखने की पद्धति से उसे कुछ कम बल नहीं मिलेगा। संविधान सभा ने इस संबंध में प्रारूप समिति के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विचार व्यक्त किया कि संसद सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता निश्चित की जानी चाहिए, लेकिन संविधान सभा ने इस सुझाव को अव्यवहारिक मानते हुए अस्वीकार कर दिया। संघीय न्यायालय भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था होते हुए भी संविधान सभा द्वारा एकीकृत न्यायपालिका को ही अपनाया गया। केटी शाह ने संविधान सभा में इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया था। न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक और स्वतंत्र रखा जाएगा। प्रारूप समिति ने यद्यपि इस प्रस्ताव की वांछनीयता से सहमत थी, लेकिन उसने इसे अव्यवहारिक मानकर अस्वीकार कर दिया। के.एम. मुंशी ने कहा था कि अमेरिका में भी जहाँ पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, ऐसे बहुत से न्यायिक अधिकार हैं जिन्हें कार्यपालिका और प्रशासनिक अभिकरण में निहित किया गया है। न्यायपालिका की स्थिति के संबंध में सभा द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हम राज्य के भीतर राज्य की रचना नहीं करना चाहते, परंतु उसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की जाए, जिससे वह कार्यपालिका के भय अथवा पक्षपात के बिना कार्य कर सके। उपराष्ट्रपति पद, वयस्क मताधिकार, जम्मू कश्मीर और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भी पर्याप्त वाद विवाद किया गया। धन्यवाद बच्चों।